बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आपको नया दिन बहुत मुबारक हो, अल्लाह करे बहुत अच्छे से गुजरे आपका नया दिन। सेकंड डे ऑफ द वीक और कल थोड़ा सा वीक फील किया तमाम क्रिकेटिंग फैंस ने, चूंकि पाकिस्तान ने पिंडी टेस्ट 22 साल में नहीं कितने साल में जी 22 साल के बाद हार गए हम टेस्ट। और ये डिजिट मिक्स हो गए मुझसे। डिजिट मिक्स हो गए। तारीखी टेस्ट हुआ जिसमें इंग्लैंड की तारीखी ही फतह देखने में आई और 22 साल बाद ग्रीन शर्ट्स को पाकिस्तान में ही टेस्ट मैच हरा दिया। कल के मैच में तबसरा इमरान देंगे क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से देखा था। परसों बहुत खुश आए थे कि उन्होंने एक एक बॉल देखी है टेस्ट मैच की। अब कल के मैच में भी तबसरा। बॉल तो कल भी हमने एक एक देखी, लेकिन दिल धड़कते दिल के साथ हमने देखी। और पहली दफा मुझे सबसे ज्यादा मजा आ रहा था, हर बॉल के बाद एक कहका लग रहा था। पूछे क्यों? क्योंकि जब भी अपना नसीम कोई बॉल रोक लेते थे या अली कोई बॉल रोक लेते थे तो एकदम शायकीन कहते थे ये ऐसे लगता था कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है कि एक जो है ना डॉट चला गया या उन्होंने बॉल को रोक लिया। अल्टीमेटली विकेट गिरनी थी, हमें लगा, हम वेट कर रहे थे कि आज घड़ियां तेज हो जाए। लेकिन आपको एक बात बताएं, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो दिलेराना फैसले करते हैं। हम कल कह तो रहे थे कि जी अल्लाह करे सूरज जल्दी चला जाए, आज यहाँ पे अंधेरा हो जाए, मैच खत्म हो जाए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। इंग्लैंड ने बहुत अच्छा फैसला लिया था, एक डेयरिंग डिसीजन लिया था और उस डेयरिंग डिसीजन का नतीजा उनको ये मिला कि कल उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया। और पहली इनिंग्स के अंदर ही पाकिस्तान थोड़ा सा चौक किया था, लेकिन फिर कुछ सेंचुरीज ने पाकिस्तान को संभाला दिया। जो सबसे ज्यादा बात की जा रही है वो अजहर अली के हवाले से है। ही कुड मेक अ ग्रेट इनिंग। कल वो जीत सकते थे, जितवा सकते थे पाकिस्तान को, लेकिन फिर उन्होंने वही किया जो वो करते हैं। जी, साउथ शकील के अलावा कोई भी सेंचुरी ना बना सका। डेड विकेट जिसको आप कह रहे थे, उसी डेड विकेट के ऊपर इंग्लैंड ने टेस्ट मैच जीत लिया। मतलब ये भी एक बात थी। और 900 से ज्यादा रन बनाए पूरे मैच में, 1768 स्कोर बने जी ओवरऑल। और दूसरी इनिंग्स ऑब्वियसली ये कुछ हमने देखे मनाजिर भी, जैसे इमरान कह रहे थे, ना बैटर्स चले, ना बॉलर्स चले, ना विकेट पे पैर जमे, कुछ भी नहीं हुआ। दुआएं चली, जो भी दुआएं मांग रहे थे। फिर पिच को मैंने भी कराक्रम हाईवे बोल दिया, बट स्टिल इसी कराक्रम हाईवे पे इंग्लैंड की टीम ने मैच जीता और बड़े बेहतरीन अंदाज में जीता। सबसे बढ़कर बात जो इमरान ने की के बहुत जो कह ले दिलेरी से उन्होंने जो फैसले किए, शायद यही एक्सपेरिमेंट्स उनको। ये रावलपिंडी में भी कुछ हमें लंदन के मनाजिर मिले जब बामी आर्मी बड़ी तादाद में, आपको पता है बामी आर्मी जो सपोर्टर्स हैं इंग्लैंड क्रिकेट के उनको बोला जाता है और उनका वेरीफाइड एक ट्विटर अकाउंट भी है, और ये लोग यहाँ पे पहुंचे। दिस इज हाउ दे सेलिब्रेटेड क्रिकेट इन रावलपिंडी, और बहुत बड़ी तादाद में ये थे। और ऐसा लगता था एक टाइम पे तो कभी फील होता था कि आप इंग्लैंड के किसी क्रिकेट ग्राउंड में बैठे हैं और ये मैच देख रहे हैं। ये मुझे क्रिसमस की धुनें बजा रहे हैं। एग्जैक्टली, क्रिसमस ऑल्सो सर के ऊपर है तो ये भी हो सकता है। दूसरी जानिब जो हमें याद आया कि जो हाई कमिश्नर थे बरतानवी, उन्होंने जब कहा था ना कि पिंडी जुलसा मैच तकसा, मुझे लगता है वो मैच तकने आए हैं, उन्होंने काम खराब कर दिया हमारा टर्नर साहब ने। एंड देन शहबाज शरीफ साहब और उनके दरमियान कल एक तकरीब में एक मकालमा भी हुआ जब वो उनकी कुछ यहाँ से ट्रांसफर की बातें हुई, तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ने उनको कुछ कहा मैचेस के हवाले से। जरा सुनिए क्या मुकालमा हुआ। I learned today that you have been promoted and transferred. Remember, we have been beaten by English team, but you will be here till we beat English team in Multan, and then you could go. Well, उन्होंने कहा जी मुल्तान को में आपको हरा के फिर जाएंगे। हाँ। आप प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस चेक करें हारने के बाद। प्राइम मिनिस्टर हम हारे में इस कॉम का कॉन्फिडेंस वैसे ही तो आते हैं जब प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं, कॉम में भी यही कॉन्फिडेंस है। मतलब यहाँ पे शर्मिंदगी टर्नर साहब के फेस पे, हालांकि हमारे फेस पे होनी चाहिए क्योंकि मैच हमारे हैं, लेकिन चलो ये भी हमारी शक्लों पे है। हम भी मैच अच्छा जी, चले आगे बढ़ते हैं। मैच की तो बहुत बात हो गई, इस पे मजीद भी कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत आपके साथ जो भी शेयर कर सके, लेकिन स्टिल आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर। वंस अगेन सियासत गैर यकीनी साथ साथ चल रही हैं। इमरान खान इसी महीने 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसके साथ साथ मुशावरत भी जारी है, लेकिन अभी तक कोई हतमी तारीख नहीं आ सकी है। कल से पीटीआई एक नई मुहिम शुरू करने जा रही है जिसको इलेक्शन कराओ पाकिस्तान बचाओ मुहिम का नाम दिया गया है। इत्तेहादी हुकूमत अपनी हिकमत अमली में एक जाने मसरूफ़ है, दूसरी जाने मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का भरपूर तरीके से शिकार है। मईशत के लिए ये अदम इस्तेहकाम जहर कातिल बन चुका है। इत्तेहादी हुकूमत को आए हुए आपको मालूम है 8 माह गुजरे हैं। इनके तजर्बे ने
अभी तक मईशत को बेहतर नहीं किया, कुछ भी कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन इन जमातों से जो तवक्को की जा रही थी उसके बरक्स सूरत हाल है इस वक्त। और ओवरऑल दुनिया में रिसेशन तो है, लेकिन पाकिस्तान की हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाए हैं अब तक। मईशत बेहतर होना दरकिनार, अब तो डिफ़ॉल्ट के खतरात खुदा न खास्ता मंडलाना शुरू हो गए हैं। डॉलर काबू नहीं आ रहा है, रुपया मुसलसल नीचे जा रहा है। ये वही बातें जो पिछले कई अरसे से हम आपको बता रहे हैं। स्टॉक मार्केट से अरसा ही हुआ हमने कोई अच्छी खबर नहीं सुनी, और सूरत हाल ठीक नहीं है, और ना ही कोई रोड मैप है। और दूसरी जानिब जो सियासतदान हैं उनकी तरफ से बयानात का सिलसिला है और वो मिलकर रुक नहीं रहा है। बिल्कुल, पुराने जो वजीर खजाना थे और नए जो अभी हैं वो मिलकर माशी बेहतरी के लिए कोई रोड मैप और लाएमल बनाने की बजाय आपस में लड़ रहे हैं और माशी बदहाली का मलबा एक दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मईशत की जो बिगड़ती सूरत हाल से इससे तहरीक इंसाफ भी भरपूर फायदा उठा रही है, शदीद तशवीर का इजहार भी कर रही है। दावा किया जा रहा है कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है। वजीर आजम भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत मुतासिर हो रही है। और उधर एक बार फिर रूस से इस तरह पेट्रोल और डीजल लेने के दावे किए जा रहे हैं रूस से। और वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब ने ऐलान किया है कि रूस ने पाकिस्तान को रियायती कीमत पर खाम तेल और काबिल इस्तेमाल तेल देने के लिए तैयार है। इसी सारी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं, मईशत किस तरफ जा रही है और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसके मुल्की मईशत पे क्या असरात होंगे। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। डॉक्टर खाकान, ये जो मुल्की मईशत है हम सबके सामने अनफॉर्चुनेटली वही बातें हैं कि जब तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है मुल्क में मईशत बेहतर नहीं हो सकती। अब ये जो मुसद्दिक मलिक साहब ने एक कल स्टेटमेंट दी, जो रूस का दौरा, उन्होंने कहा जी तवक्को से ज़्यादा कामयाब रहा और रूस रियायती कीमत पर जो डीजल है और पेट्रोल है वो देने के लिए तैयार हो गया है। सो इस पर भी आपका कॉमेंट चाहिए अगर ओवरऑल इकोनॉमी के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑलवेज माय प्लेजर टू बी ऑन एक्सप्रेसो। देखिए, एक तो ये है कि हमें याद रखना है कि जो डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है, ये हमने 3 लफ्ज हमेशा लोगों को बताए हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास सप्लाई ऑफ डॉलर्स कम है और डिमांड ऑफ डॉलर ज्यादा है, हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कम है। इसके साथ साथ दुनिया में कीमतें चीज़ों की बढ़ी हैं और पाकिस्तान का रूपी जो है वो डीवैल्यू हुआ है, उसकी वजह से एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, यानी कि प्राइसेस बढ़ रही हैं। सो इन सब चीज़ों का लोगों पर अफेक्ट है। हमें इन 2 चीज़ों को टैकल करना है अगले आने वाले कई माह में, सो दैट हम बगैर किसी चोट के गुजर सकें। मैं बार बार कहता हूं कि अभी तक कोई ऐसी चोट नहीं लगी, कोई डिफॉल्ट या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई जो अनहोनी हो। पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि बैरूनी जो पेमेंट्स का मसला है उसमें से बारहा 22-23 दफा क्राइसिस सिचुएशन में गुजरा है, अब भी गुजर रहा है। एक तो ये हुआ है कि IMF की जो टॉक्स हैं वो डिले हुई हैं, यानी कि 3 नवंबर को हमने उनके साथ गुफ्तशनीद करनी थी, पाकिस्तान आधा था, उन्होंने एक मिशन आता है, वो रिव्यू करता है, वो नहीं हो सका। उसका मार्केट्स पे बहुत बड़ा प्रेशर है। नंबर 2 जो चीज हमें डिस्टर्ब कर रही है वो ऑब्वियसली एक अनसर्टेनिटी की फिजा है कि कोई मीडियम टर्म डिसीजंस जो है वो हम नहीं ले पा रहे। मीडियम टर्म डिसीजन से हमारा क्या मतलब है? मतलब कि हम कोई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है नहीं कर पा रहे। मैंने हमेशा, आपको याद है, आपके प्रोग्राम में कहा है कि एनर्जी पॉलिसी जो है वही इकोनॉमिक पॉलिसी है आज, और इसका इजहार आप चाहे यूरोपियन ममालिक में देखें। जापान ने अपने लोगों को कहा है कि आप स्वेटर ज्यादा पहने ताकि आपको बिजली कम यूज करनी पड़े हीटिंग के लिए। ये है दुनिया की का तनाजुल। पर हमने अपने तौर तरीके जो है वो नहीं बदले, ना ही कमर्शियल सेंटर्स बंद किए हैं, नहीं शामिल किया है, ना ही हमने अपना खुद ये रवैया बदला है छुट्टियों मतलब 5 डे वर्किंग वीक पे। मतलब कोई भी चीज जो है मैं नहीं देखता कि हमने बदली है। इसलिए एक प्रेशर है पाकिस्तान पे। इसी तनाजुल में पाकिस्तान की अच्छी कोशिश है। देखिए, रशिया से बड़ा आसान है समझना। यूरोप जो वहां से तेल ले रहा है, उन्होंने उसका एक प्राइस कैप कर दिया है। G7 जो ममालिक, डेवलप्ड ममालिक हैं, उन्होंने उस पर $60 की कीमत रखी है। आप कहेंगे जी इससे क्या मतलब है? इससे मतलब यह है कि ब्रेंट की कीमत है इस वक्त जब हम आपस में बात कर रहे हैं वो $84 है, पर अगर रशिया का तेल यूरोप आना है तो वो $60 पे आना है। तो अस्यूम कर लें कि हमें भी जो यही तकरीबन 30% की जो डिस्काउंट है उस पर रशियन ऑयल मिल सकता है। इसकी एक बातचीत हुई है। अगेन इसकी क्वांटिटीज अभी तय होनी है, क्या एग्जैक्ट प्राइस होगी, पर मंथ क्या शिपमेंट होगी।
सो ये सारी चीजें भी तय होना बाकी हैं, जो जनवरी में शायद एक मिशन आएगा उनका और हम आगे बढ़ेंगे। ये है एक ओवरऑल तनाजुल इस वक्त। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने बड़ी, क्योंकि हम यूजुअल ये बातें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स की हैं ये तो हम डॉक्टर खाकान करते ही रहते हैं, लेकिन जो पब्लिक अवेयरनेस हैं दे आर मोर इंपॉर्टेंट आई बिलीव नाउ। लेकिन दूसरी जानिब जो इंपॉर्टेंट फैसले हैं जो कि इंतजामी सतह पे होने वाले हैं, उनका सबसे ज्यादा रोल है इस सारी सिचुएशन से निकलने के लिए। और मैं कुछ मायरीन मईशत को पढ़ रहा था जो पाकिस्तान के अच्छे जहन है इकोनॉमी को समझने वाले, जैसा कि आपने भी कहा, वो ये कह रहे थे कि हमें 6 बजे 8 बजे अपने शॉपिंग मॉल्स को बंद करना चाहिए, हमें अपने दिन को जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, हमें कम से कम हफ्ते में 3 दिन किसी भी किस्म की अपनी जाती गाड़ियों को बैन करना चाहिए। इस तरीके से हम जितना ज्यादा फ्यूल बचा सके जो हमारा बिलियंस ऑफ यूएस में जाता है बिल, वो कम हो सकता है। क्या ये तजावीज काबिल अमल हैं एक सियासी हुकूमत के लिए, और ऐसी सियासी हुकूमत के लिए जो 12-13 जमातों से मिलकर बनी है, जो कि आपको मालूम है फिर स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, मुतालिबात आ जाते हैं, तो इस पर जरा राय दीजिए। आप हुकूमत के साथ भी काम करते रहें। देखिए, मैं तो हमेशा ये समझता हूं कि जो राइट पॉलिसी, जो गुड पॉलिसी, जो सेंसिबल पॉलिसी, जो कॉमन सेंस को आपको कन्विंस करे, वो डूएबल होती है। अगर मेरा बिजली का बिल ये चीजें करने से 35,000 की बजाय 32,000 हो जाएगा या 28,000 हो जाएगा, क्या मैं हुकूमत की तारीफ करूंगा कि मैं हुकूमत को बुरा भला कहूंगा? क्या अगर मेरा बेटा या आपका बेटा या आपका भाई या आपकी बहन स्कूल एक दिन ऑनलाइन कर लेंगी, जो कि आपको पता है कोविड पे पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरह ये चीज कर ली थी, और कार पूलिंग कर लेंगी बाकी दिन, और आपका पेट्रोल का बिल, अर्मिला का पेट्रोल का बिल अगर लेट से 22,000 आ रहा है और वो 16,000 पे आ जाता है, तो ये 4,000 6,000 की उनकी ना सिर्फ सेविंग्स होगी, बट इस सेविंग्स को वो बेहतर तौर पे यूज कर सकेंगी। सो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और देखें, या तो हम होना हम अकेले ये कह रहे हो कि दुनिया भर तो तेल ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, दुनिया भर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, गैस ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, आप कम इस्तेमाल कीजिए। हम तो ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं जो वेस्ट कर रहा है छोड़ दीजिए डेवलपिंग ममालिक को। आप कहते हैं हम उनके साथ नहीं चलना चाहते, जो डेवलप्ड ममालिक इस वक्त कर रहे हैं आप भी वो कीजिए। सो आई हैव नॉट सीन अ कैंपेन ऑन टेलीविजन सेइंग कि कंजर्वेशन इज आवर एनर्जी स्ट्रेटजी। फॉर मी दैट इज एनर्जी स्ट्रेटजी टुडे। सो ये तो एक बात है। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो ये ऑफ कोर्स है कि आप जो इस वक्त अपना PSDP है, डेवलपमेंटल बजट है, उसको बेहतर तौर पे यूज कर सकते हैं। आप फास्ट ट्रैक कर सकते हैं प्रोजेक्ट सो दैट इकोनॉमी में एक जान रहे। सो यू नो देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। पाकिस्तान में इस वक्त हमें स्टेबिलिटी से गुजरना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन डॉक्टर खान, ये चीजें तब हो सकती है ना जब जो फैसला करने वाले हैं उनका जहन सिर्फ एक जानिब यानी कि मईशत की बेहतरी की जानिब लगेगा या माशरे की बेहतरी की जानिब लगेगा। जब उनका जहन हर वक्त इस तरफ डाइवर्ट रहेगा कि कल पता नहीं सियासी सूरत हाल क्या होगी, कल मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना आ जाए, कल कोई नया जलसा या धरना आके फैजाबाद को ब्लॉक ना कर दे और शहरियों की जानो माल को खतरा लाक हो जाए, कोई सिक्योरिटी सूरत हाल डेवलप हो जाए, और दूसरी जानिब सरहदों पे तो खतरात हमारे रहते ही हैं, हमेशा से हमें मालूम है, तो फिर ये कैसे होगा? आई मीन मुल्क के अंदर जब स्टेबिलिटी नहीं होगी, और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मुझसे बेहतर पता है कि मुल्क की जो सियासतदान हैं, जो सियासी जमातें हैं, उनको मुल्क की मईशत के ऊपर सर जोड़ना है, तो वो तो जुड़ता नजर नहीं आता। इसका मतलब है ये नहीं हो पाएगा, हम इनस्टेबल ही रहेंगे हमेशा। तो आपने बहुत ये अच्छी चीज सामने रखी है। इसमें कोई शक नहीं है कि डेमोक्रेसी, पीसफुल एग्जिस्टेंस, सिक्योरिटी, इन सब का एक कॉरेलेशन से मतलब है कि एक ताल्लुक है मजमूई तौर पर कि आपकी इकोनॉमी जो है वो कैसे बिहेव करती है। सो इन द लॉन्ग रन तो ये एक इकोनॉमिक्स में हम इस बात को प्रूव भी कर चुके हैं, हम इस बात को मानते भी हैं। अब पाकिस्तान का मसला इस वक्त जो आ रहा है वो सबसे बड़ा स्टेबिलिटी तो जरूर इन सब चीजों में डिस्टर्ब्ड है, पर अनसर्टेनिटी जो है उसकी हाइट जो है वो बहुत बढ़ गई है। ऑब्वियसली वी हैव नॉट डिसाइडेड कि इलेक्शंस कब होंगे, वी आर नॉट डिसाइडेड कि ये इलेक्शंस आया प्रोविंशियल और नेशनल के अलग-अलग होंगे। सो इन चीजों पे हमें एक मिनहासुल कौम, पॉलिटिकल लीडरशिप्स को एक चीज को तय करना है। बट आई थिंक कि एक चीज और आने वाले वक्तों में हमें तय कर दी है कि ये चीजें तो शायद आपने जैसे सही कहा कई दिहाइयों से चल रही हैं और अलहदा नहीं होंगे। जो एग्जीक्यूटिव है, जिसको आप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, उनको अपना काम दुनिया भर में जो अच्छी ब्यूरोक्रेसीज है, जैसे यूके की ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी ब्यूरोक्रेसी है, हमने भी उनसे ही ये निजाम लिया है,
वो अपना काम फिर भी करते चले जाते हैं। हमारे यहाँ वीकनेस अब सिर्फ पॉलिटिकल साइड पे नहीं आ रही, बिकॉज वो नुमाया होती है तो हम उसकी बहुत बात करते हैं। दूसरी जो बात जरूरी है वो ये है कि एक ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे तो ये चीजें चलती रहनी चाहिए, पर वहां भी आप ये देखेंगे कि देयर इज अ सर्टेन वीकनेस, और उस वीकनेस का ताल्लुक कॉम्पिटेंस से भी है, एंड देन दे लुक टुवर्ड्स द पॉलिटिकल लीडरशिप के वो भी चूंकि स्लो हो गई है डिसीजन मेकिंग में, सो ओवरऑल प्रोसेस स्लो है। ओवरऑल प्रोसेस इसी वजह से स्लो है। अच्छा डॉक्टर खाकान, जिस तरह से अभी ये तो आपने बड़ी अच्छी और बेहतरीन तरीके से बताया कि हमें किस तरह से स्टेट लेवल के ऊपर भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ताकि हमारी आइंदा आने वाली चीज़ें बेहतर हो, लेकिन दूसरी जानिब आपको लगता है कि स्टेट के पास कोई प्रॉपर रोड मैप, कोई स्ट्रैटेजी है जिसके ऊपर वो अमल दरामद करा के हमें इन चीज़ों की तरफ लेके आए? क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपनी जगह, इकोनॉमी अपनी जगह, जो हमारे लीडर्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी गुफ्तगू, वो जो एक मैसेज कन्वे होता है वो भी शायद उतना पॉजिटिव नहीं है। जैसे हम मिफ्ता इस्माइल साहब की बात करें या इसहाक डार साहब की बात करें, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं जी डिफॉल्ट होने के करीब है, इसहाक डार साहब कह रहे हैं जी ऐसा कुछ नहीं है। सो ये भी तो एक मैसेज हमें सही नहीं मिल रहा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या हुकूमत के पास कोई रोड मैप है ही नहीं? सो जो आपने वर्ड यूज किया मैसेज, इसे हम इकोनॉमिक टर्म्स में कहते हैं सिग्नलिंग, कि अथॉरिटीज को, हुकूमत को, स्टेट को, रेगुलेटर्स को एक सिग्नलिंग करनी है या मैसेजिंग करनी है जिससे एक तकवीयत मिले आम आदमी को भी। आम आदमी जो है वो प्लेयर है इस इकोनॉमी में, बिकॉज वो इकोनॉमिक एजेंट है जिसे कहते हैं, और इन्वेस्टर को भी, चाहे वो डोमेस्टिक हो और इंटरनेशनल हो। ऑफ कोर्स इस वक्त ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है इन पार, उसका इस वक्त फोकस ये है कि किसी तरह ये जो अगले आने वाले चंद माह हैं उसमें कोई ऐसी रकून पैदा की जा सके बाहर से, सो दैट ये टाइम जो है गुजारा जा सके बगैर किसी फंडामेंटल रिफॉर्म के। एंड दैट माइंडसेट इज बिकॉज टाइम बहुत कम है, they want to go to the electoral by giving something to the electorates, so obviously एक दूररस सोच या ऐसी सोच जिसमें मैं ये कहूं कि जो इम्तिहान पाकिस्तान को इस वक्त लागू है, जिसमें से पाकिस्तान गुजर रहा है, उसको हमने अपनी तैयारी से गुजारना है, ना कि हम कहें कि हमने कोई सिर्फ वो पेपर्स जिन पे हम सवालात हल करके इस एग्जाम को गुजार सकें उस तरह गुजारना है। अब वो ये हुआ है कि जैसे आपने सुना कि हम $3 अरब ढूंढने की फिर कोशिश कर रहे हैं फ्रेंडली कंट्री से। ये वक्त तो गुजार सकता है, ये मरहम तो रख सकता है, पर जो मरहम के रखना है जिस चोट पर, उसके अंदर जो कुछ हो रहा है उसको ठीक नहीं कर सकता। और उसको ठीक करने के लिए तो अब ये है कि एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी हो। मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी का ताल्लुक एनर्जी को सबसे पहले ठीक करना है और बाकी चीजों को ठीक करना है। जहां तक आप ये कहते हैं कि देखें हर जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है ना, जो भी इंसान टेक ओवर करता है, जैसे मैं बहुत बिलीव करता हूं कि पाकिस्तान को मरहम पट्टी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मरहम पट्टी पाकिस्तान के मसले को अब सॉल्व नहीं करेगी। आप किसी इसकी आसान मिसाल देता हूं ताकि लोग समझ लें। आपने अगर आज आप दोनों ने, आप ये सोचें कि आपने टेलीफोन कनेक्शन लेना हो, एक ही कंपनी हो और उसका नाम हो PTC, और आपने जाके वो टेलीफोन कनेक्शन लेना हो, तो आप सोचें, और वो स्टेट रन करती हो, तो आप सोचें कि आप पहले तो कितना घबराएंगे कि कितने फॉर्म भरने हैं, उसके बाद कई साल इंतजार करेंगे कि आपको वो फोन मिले। बिल्कुल। अगर हमने फोन को डीरेगुलेट ना किया होता, इस वक्त 4-5 कंपनीज ना एग्जिस्ट कर रही होती, ये कंपटीशन ना होता, तो वही हाल होता जो हमारा बिजली का हाल है। ये है वो कलीदी रिफॉर्म जो बिजली में। ठीक है डॉक्टर साहब, हुकूमत इमीडिएटली आपने कहा कि हुकूमत को पैसे अरेंज करने हैं, ये तकरीबन $2 से $2.5 अरब है जो पर मंथ हमें अगले 3-4 महीनों के लिए मुसलसल चाहिए। अगर अदर देन द रिसोर्सेज दैट वी हैव, उसको देखते हुए अब मैंने जो कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ी उसमें, या बिटवीन द लाइंस इसहाक डार साहब बात करते नजर आए, उसमें हमारे LNG प्लांट्स हैं, हमारे कुछ सर्टन एसेट्स हैं, गवर्नमेंट उसके बारे में सोच रही है, चूंकि अभी सुकूक की अदायगी हमने की तो मुतजाद खबरें आ रही है, और ऑब्वियसली हमारे पास वो कंप्लीट क्लियर पिक्चर नहीं पहुंचती है नंबर्स की सूरत में, जिसके बाद हम ये फैसला कर सकें कि वेयर डू वी एक्चुअली स्टैंड। तो हुकूमत जिन खतूत पे सोच रही है, अच्छा हमें ये भी याद है कि 2015-16 के अंदर भी ये बाकायदा तौर पे इसको रन किया गया था, और जो जुबैर साहब थे वो निजकारी के वजीर थे, उन्होंने इस पे जो एसेट्स हैं उसके हवाले से बड़ा काम भी किया था, इसकी वैल्यू वगैरह के हवाले से, लेकिन अभी तक उसका उस वक्त भी नतीजा नहीं निकला। फिर PTI की हुकूमत के भी मंशूर में शामिल था कि जी जो सफ़ेद हाथी हैं हम इनको बेचेंगे और उनसे जो
जो पैसा आएगा वो मैशत में डालेंगे। इससे पहले हमारे पास कुछ 4G 3G लाइसेंसेस के पैसे, उन पे हमें उम्मीदें होती थी, वो भी अब नहीं रही हैं तकरीबन। तो फिर अभी ऑप्शंस क्या है? क्या हुकूमत इतने शॉर्टर टर्म में इतने बड़े फैसले कर सकती है? अगर नहीं, और ये हुकूमत ही कंटिन्यू नहीं रहती, जैसे कि दूसरी सियासी जमात मुसलसल पुश कर रही है, तो फिर तो ये मजीद अंधेरा ही नजर आ रहा है हमें आगे मईशत को लेकर। सो एक तो आपने इकोनॉमिक्स, चूंकि मुझे मालूम है कि पढ़ी भी है, सो आपने जो जायजा पेश किया वो बहुत ही बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट इन द सेंस कि आपने जो एरियाज हैं जहां से फंड्स रेज किए जा सकते हैं उनको हमारे सामने अच्छा रखा है। तो देखिए, शॉर्ट टर्म में तो हमें बायलैटरल फंड्स, यानी कि ममालिक जिनसे हमारी दोस्ती है और हुकूमत इस वक्त तो यही कोशिश कर रही है कि उनसे सपोर्ट ली जा सके। दूसरे मल्टीलैटरल से मतलब है वर्ल्ड बैंक, ADB, AIIB, IDB, ये जो इंटरनेशनल अदारे हैं, इनसे फंड्स लेने हैं। और तीसरा, अगर IMF का प्रोग्राम चलता है। ये 3 ही एरियाज हैं जहां से हम फंड्स लेके अगले 2-4 महीने जो है वो जिसे कहते हैं ना मडल थ्रू करते हुए गुजर जाएंगे। ये मेरा बेस केस सिनारियो है जो पाकिस्तान के लिए। अब आ जाएंगे, क्या हम कोई प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं, क्या हम कोई इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं? देखिए, given the uncertainty in the country, given the amount of work that is required to sell the 2 LNG plants, the discos of Pakistan, ये हर सूरत होना चाहिए। ये मतलब कलीदी चीज है जो पाकिस्तान ने करनी है। जब आप जुबैर साहब का जिक्र कर रहे हैं तो मैं और जुबैर साहब बहुत इस पे मिलते थे और बहुत कोशिश हो रही थी कि हम इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलें। ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि उस वक्त एक मूव अच्छी हो रही थी, IMF का प्रोग्राम कंप्लीट हो रहा था, पाकिस्तान इस तरफ चल रहा था। LNG पावर प्लांट्स तो हर सूरत में हमें बहुत शुरू में बेच देने चाहिए थे, बिकॉज उन पे बहुत कम डेट था उस वक्त, यानी कि वो अनकम्बर्ड थे, यानी कि जिसको आप सर्कुलर डेट कहते हैं वो बहुत कम बिल्ड हुआ था। अब उसमें बहुत सी कबातें आ गई हैं। बहुत मुश्किल होगा कि अगले 6 महीने में इनसे कोई रिसीट्स ली जा सके, बट हम फिर वही पॉलिसी जो हमने पहले आपने भी बयान की वही रखेंगे कि ये फंड्स, बाकी जो इजियर फंड्स हैं वो पिकअप कर लें और ये टाइम गुजार लें। बट मीडियम टर्म में बिल्कुल यही है जो हमने गुफ्तगू की। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे। मईशत की जो सूरत हाल है उसके ऊपर हम बात कर रहे थे और किस तरह से हमें बेहतरी लाने की जरूरत है। इन पे भी कुछ बहुत अच्छे पॉइंट रेस किए। अल्लाह करे कि इस पे इम्प्लीमेंट हो और बेहतरी और ज्यादा वक्त अगर डॉक्टर खाकान जैसे एक्सपर्ट्स हमारे टेलीविजन पे आके इकोनॉमी को डिस्कस करें रादर देन डिस्कसिंग पॉलिटिक्स एंड ऑल, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ मजीद बेहतर राय बनती चली जाएगी और हल निकलेगा। खैर, हमारी दुआ है कि चीजें आसानी की तरफ जाए। हम ब्रेक लेते हैं। अच्छा, ब्रेक नहीं लेनी, हमें निशाने, हमने ट्रिब्यूट पेश करना है। हमारे साथ निशाने हैदर और सितारे जुर्रत हासिल करने वाली वाहिद शख्सियत मेजर शबीर शरीफ शहीद का 91वां यौम शहादत आज है। मेजर शबीर शरीफ 28 अप्रैल 1943 को गुजरात के ऐसे खानदान में पैदा हुए जिसने पाकिस्तान को कई बहादुर बेटे दिए। मेजर शबीर शरीफ शहीद ने 21 साल की उम्र में फ़ौज पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की और बतौर कैडेट काकोल अकेडमी से एजाजी शमशेर हासिल। सन 71 की जंग में मेजर शरीफ शहीद की क़यादत में सुलेमान की सेक्टर में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की एक कंपनी को ऊंचे बंद पर कब्जे की जिम्मेदारी सौंपी गई। मेजर शबीर शरीफ ने इस बड़े मार्के में दुश्मन के 43 सिपाहियों को जहन्नुम वासिल किया और कैदी बनाया। मेजर शबीर शरीफ शहीद ने इसी घमसान की लड़ाई में दुश्मन के 4 टैंक्स भी तबाह किए। 6 दिसंबर 1971 को दुश्मन के हमले का दिफा करते हुए मेजर शबीर शरीफ एंटी एयरक्राफ्ट गन से दुश्मन के टैंकों पर गोलियां बरसा रहे थे कि दुश्मन के टैंक का एक गोला उन्हें आकर लगा और मेजर शबीर शरीफ जामे शहादत नोश कर गए। मेजर शबीर शरीफ शहीद वो वाहिद शख्सियत है जिन्हें उनके लाजवाल कारनामों पर निशान हैदर और सितारा जुर्रत दोनों से नवाजा गया। आपको शुरू हुई से वतन अजीज़ पर जान कुर्बान करने का जज्बा आपके अंदर कूट कूट कर भरा था। मेजर शरीफ के मामू मेजर अजीज़ भट्टी भी निशान हैदर हासिल करने वाले खुश नसीबों में शामिल हैं, जबकि आपके सगे छोटे भाई जनरल राहील शरीफ पाकिस्तान आर्मी को बतौर सिपा सालार उसको लीड कर चुके हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरी पाकिस्तानी फौज खिराज तहसीन पेश करती है मेजर शबीर शरीफ को आज उनकी इस अजीम कुर्बानी पर। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आकर पिंडी टेस्ट की बात करेंगे। इंग्लैंड की जारहाना हिकमत अमली काम कर गई और पाकिस्तान को दिफाई रवैया ले डूबा। बिल्कुल, आज मैच के 5वें दिन, कल मैच के 5वें दिन, आज तो छठा दिन है अगर होता तो मैच के छठे दिन आखिरी सेशन था। इस पे कौमी टीम को जीत के लिए 86 रन, जबकि इंग्लैंड को 5 विकेटें दरकार थी। कौमी बैटर्स ने होम ग्राउंड और डेड विकेट पर भी दिफाई हिकमत अमली। डर जाते हैं हमारे प्लेयर्स, दैट्स द प्रॉब्लम। मायूस कौन कारकर्दगी रही। स्टैट्स हम पहले आपको बता चुके हैं। पूरी टीम 74 रन से पहला टेस्ट हार गई। हारना बनता नहीं था, कम से कम तो जीतना बनता था, या ड्रॉ तक तो लेके जा ही सकते थे। और महज 2 या 3 ओवर्स का खेल था, उसके बाद हम ये मैच जीत सकते थे। और जिस तरीके से कल जब तक पेस अटैक कर सकता था, जब तक अंपायर ने नहीं कहा था कि लाइट कम हुई है, जैसे उसका फायदा उठाया गया और फिर उसके होते हुए स्पिन बॉल को लेकर आया गया। आई मीन इट वाज रियली अमेजिंग। अच्छी क्रिकेट, मजे की क्रिकेट हमें देखने को मिली। अब्दुल माजिद हमारे साथ मौजूद हैं, नॉट फ्रॉम कराची टुडे, आज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। एंड एक तो उनसे वहां भी पूछते हैं कि हाउ इज हिज ट्रिप गोइंग विद दैट। माजिद, कैसा लग रहा है आपको? एक तो वहां पे बैठ के आपने मैच अगर देखा है, उनको बिल्कुल तो... अच्छा नहीं लग रहा, मैं अभी बता रही हूं। जी माजिद, ओवर टू यू। मैच देखे, आप लोग सब पाकिस्तान की बुराई करेंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे ना 60-40 का रेशो है। 60% क्रेडिट इंग्लैंड को जाना चाहिए कि उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली। पाकिस्तान पूरा नहीं खेला। ये वो वाली बात होती है ना कि कभी कभी पाकिस्तान जीतता है तो हम कहते हैं यार पाकिस्तान अच्छा खेला, न्यूजीलैंड शायद बुरा खेला। इस मैच में आपको इंग्लैंड को दाद देने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आप एक की अच्छाई करें तो दूसरी की बुराई करें। पाकिस्तान पहले ही इनिंग में इंग्लैंड ने अच्छा स्कोर किया, पाकिस्तान ने भी कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड जिस तरह चल रही है वो किसी भी टीम को मारी है। पिछले 8 टेस्ट में जब से ये मैकलम और आपके बाकी कैप्टन वगैरह से हुए, इंग्लैंड की जो टीम है जो बैस बॉल खेल रही है वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे। तो इसमें पाकिस्तान की मैं तो कहता हूँ हाँ ठीक है, हमने डिफेंसिव माइंडसेट रखा, हम थोड़ी उनकी तरह की कोशिश करते हैं एग्रेसिव होने की तो शायद हम भी जीत सकते थे, लेकिन इस इंग्लैंड टीम को टेस्ट में हराना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इतने कम टारगेट के ऊपर, फ्लैट विकेट के ऊपर, जब हमारे 2 प्लेयर्स, खासतौर पे अपने ओपनर्स की बात कर रहा हूं, शफीक एंड द बाबर, जब आप ऑलरेडी सेंचुरीज कर चुके हैं, आप विकेट से वाकिफ हैं, 5वां दिन है, उस दिन आप खेलने, या चौथे दिन का लास्ट सेशन है, आपको नहीं लगता है कि कम से कम दे वर सपोज टू स्टे एट द विकेट? कोई जल्दी नहीं थी हमें। और दूसरी बात यह कि बॉलर को इतना हेल्प तो नहीं मिल रहा था कि बैट्समैन परेशान हो जाता और उसके बाद ऐसी गलतियां करता, जैसे हमने हमारे ओपनर्स की, हम शफीक की शॉट की बात करते हैं, या हम बाबर आजम चले थोड़ा सा अनलकी रहे, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ा सा इस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए थी कि नहीं, हमने मैच को फिनिश करना है और ऊपर से प्रेशर नहीं आने देना? देखिए, ये आप अगेन आप जो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं ना, ये इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी है, बैस बॉल वाली। जब से ब्रेंडन मैकलम आए, उन्होंने कहा भाई 500 रन भी हो तो हम आखिरी दिन हो हम चेस करने जाएंगे, हम ड्रॉ के लिए नहीं जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी आपको पाकिस्तान में लाने के लिए फिर वैसे कप्तान, वैसा आपको पूरा एक टीम मैनेजमेंट जिसमें कोचेस, बैटिंग कोचेस, आपके बॉलिंग कोचेस, ये सब इस मेंटालिटी के होने चाहिए। इंग्लैंड में कलम को लाके उसके पीछे पूरी एक फौज खड़ी की ना, वो उसने प्लान दिया और अगले प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। पाकिस्तान में वो प्लान देने वाले कौन है? आपने T20 वर्ल्ड कप देख लिया, हम इतना डिफेंसिवली खेल रहे थे, तो टेस्ट तो वैसे ही डिफेंसिवली खेलने वाली गेम है। 5 दिन आपने खेलना होता है, कभी 2-2 दिन बैटिंग करनी होती है, तो उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान से? तो मुझे तो दुख नहीं है कि, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड था पाकिस्तान यही करेगा, तो इसलिए मुझे ज्यादा दुख नहीं है। लेकिन हाँ, हारने का ऑब्वियसली दुख है, बट अगले टेस्ट आएंगे, जो अगले 2 टेस्ट हैं पाकिस्तान, उसमें ऑब्वियसली किसी एक ना एक में फाइट बैक करेगा, ड्रॉ किसी एक ना एक में तो जीतेंगे। अच्छा अब्दुल वाजिद, ये बताएं, जिस तरह से हम अभी स्टार्ट में इमरान ने भी कहा कि इंग्लैंड ने बड़े दिलेर फैसले भी किए समटाइम्स इस मैच के अंदर, और इसी वजह से शायद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और जब उन्होंने पहले दिन भी, पहली इनिंग्स के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें की जिससे 7 की औसत से रन बनाए तकरीबन। 7 की औसत से जिस तरह से उन्होंने T20 समझ के इस टेस्ट मैच को खेला पहले दिन, बल्कि इनफैक्ट T10 समझ के खेला, तो उस वक्त हम सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि टेस्ट मैचेस के अंदर इस तरह से परफॉर्म करेगी, और हम उसको लेकर थोड़े कॉन्शियस भी हुए होंगे, जाहिर है हमारी टीम उसमें डरी भी होगी। तो आपको लगता है कि इंग्लैंड ने जो पहली इनिंग्स में एक जारहाना स्ट्रैटेजी अपनाई, वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्ड कर पाई? ये तो पाकिस्तान, आप वैसे यूएई में देखे ना, जो हमने जितनी मिसबाह के अंडर क्रिकेट खेली है, ठीक है, हम इस स्पीड से रन स्कोर नहीं करते थे, लेकिन ये इंग्लैंड ने हमारा बिल्कुल फॉर्मूला कॉपी किया है। पहले बैटिंग करें, बहुत सारे रन्स बनाए, फिर जो आपकी जो सेकंड टीम है उसको सेकंड इनिंग्स में बैटिंग कराएं,
उन्हें या तो फॉलो ऑन करा के आउट कर दें। ये हमने बहुत किया है यूएई में टीम्स के साथ। सिर्फ फर्क इस स्ट्रैटेजी में जो इंग्लैंड का था वो ये था कि उन्होंने बहुत तेज स्कोर किया पहली इनिंग्स में, जो पाकिस्तान भी शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जिस तरह की पिच थी, सब यही कह रहे थे कि जिन्होंने पिच बनाई है उनको पाकिस्तान के रोडों का ठेका दे दो, शायद अच्छी पिचेस बना लें। लेकिन देखने वाली बात यह कि इंग्लैंड ने एग्रेसिव सिर्फ माइंडसेट से, आप ये नहीं देखें एग्रेसिव कोई बहुत ज्यादा उन्होंने कुछ किया, लेकिन एक एग्रेसिव माइंडसेट और एग्रेसिव क्रिकेट से उन्होंने आपका एक डेड विकेट से भी रिजल्ट निकाल लिया। तो नॉर्मल माइंडसेट भी रख के एक अच्छी पिच पे खेले पाकिस्तानी, क्यों नहीं जीत सकते? तो अगले 2 टेस्ट में कोशिश करें। ये एक सबक है, मैं तो कहता हूँ ये पीसीबी के लिए और रमीज राजा के लिए एक लम्हा है। वैसे दूसरी जानिब माजिद, थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन सिली है बट आई वांट टू आस्क, बिकॉज मैं तो फैन हूं ना, मैं तो पूछ सकता हूं, मैं क्रिकेटर हूं ना, आपकी तरह एक्सपर्ट हूं। अगर ऐसी विकेट्स बन जाएं जिस पे 2-2 हजार रन बने तो क्या मजाका है? मतलब बजाय इसके कि शायकीन बोर होते रहे 5 दिन बैठ के और जिस तरह नसीम कल टुक टुक कर रहे थे ऐसे टुक टुक होती रहे, बेहतर नहीं है जरा थ्रिलिंग हो? एक सेशन में 250 मार दिए, एक सेशन में 300 मार दिए, ये सही नहीं है ऐसे होना? देखिए आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के जो लास्ट मैचेस हुए, टेस्ट मैचेस देखें, 2-2 3-3 दिन में भी खत्म हुए। इट वाज गुड फॉर टेस्ट क्रिकेट के जी रिजल्ट्स आ रहे हैं और ये भी अच्छा है। मैं कहता हूँ इस डेड पिच से रिजल्ट आना भी अच्छा है। 2000 क्या, मैं तो कहता हूँ 10-10 हजार रन बने, रन की बात नहीं होती, बट जो एक बैट एंड बॉल का बैलेंस होता है ना, आप अंदाजा लगाएं यूएई में हमारे वहाब रियाज ने एक दफा 13 ओवर कराए थे ऑन द डॉट। एक फास्ट बॉलर T20 में आज के जमाने में 4 ओवर नहीं करा सकता, ठीक है, कंसेक्यूटिव। तो 13 ओवर कराए उन्होंने। तो ये फिर बैट एंड बॉल का वो बैलेंस खराब हो जाता है, फिर क्रिकेट आपको सिर्फ बैटिंग ही नजर आ रही होती है, उससे भी आप थोड़े टाइम बाद बोर हो जाएंगे। तो अच्छी पिच बनाए। राजन ने ड्रॉप इन पिचेस का आइडिया दिया था, 1-1.5 साल हो गया, पता नहीं कहाँ है वो ड्रॉप इन पिचेस, शायद वो रास्ते में कहीं ड्रॉप हो गई। हालांकि पैसे भी आप तो अच्छे खासे कमा लिए, वर्ल्ड कप से इतने पैसे आ गए तो पिचेस के पैसे तो हैं, और स्पॉन्सर्ड, वो तो स्पॉन्सर्ड भी थे, राजा साहब ने कहा था। देखिए कोविड के बाद जितनी भी बड़ी ब्रांड्स हैं उन सब ने जो है ना पीसीबी पे क्रिकेट पे पैसा लगाया है। इसलिए भी लगाया कि क्रिकेट अच्छी हो रही थी। हमने एशिया कप का फाइनल खेला, हमने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, तो वो पैसा लगा रहे हैं। पैसा जा कहाँ रहा है ये नहीं समझ आ रहा। शायद पाकिस्तान, क्या सवाल कर दिया आपने, ऐसा लगता है हम सियासी टॉपिक कर रहे हैं, जैसा पैसा आ तो रहा है, जा कर रहे हैं। 2 अल्फाज का सवाल है मेरा अगला, अजहर अली। जी ये सवाल है मेरा। उनका कोई हल नहीं है। फवाद आलम को आपने ड्रॉप किया, अजहर अली को रिटेन किया, जबकि उससे ज्यादा पुराने, उससे ज्यादा फेल हो चुके हैं, और आपने सिर्फ फवाद को 2 सीरीज के बेसिस पे किया। वो तो बेचारे के इतने साल हुए तो अब तो वो हमें कोई सरप्राइज भी नहीं है, ऐसे वाली फीलिंग नहीं है कि ओह यार फवाद को ड्रॉप कर दिया। इट वाज कमिंग, इट हैड टू कम समडे। तो खैर अजहर अली का यही है कि एक जगह और खाली हो जाएगी, एक नया बच्चा खिलाते हैं। अगले टेस्ट में नजर आ रहे हैं आपको अजहर अली खेलते हुए? अगले टेस्ट में मुल्तान में टेस्ट, ये सीरीज तो वो पूरी खेलेंगे, आप ये लिखवा। देखिए कुछ लोगों के ना अच्छे दोस्त होते हैं टीमों में और मैनेजमेंट्स में और इधर उधर, तो ये सीरीज तो पूरी खेलेंगे। हाँ ऑब्वियसली अगर वो परफॉर्म ना कर पाए तो फिर प्रेशर आएगा, फिर शायद ड्रॉप कर दिया जाए। बहुत टाइम हो गया अजहर अली, क्योंकि अजहर अली के साथ के जितने प्लेयर्स थे सब टीम से गायब है। असद शफीक नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग 6 नंबर जो आपके टेस्ट में आज भी काउंट होता है वो असद शफीक काउंट होता है, उसको आप निकाल के बाहर कर दिया, अजहर अली को रिटेन। आपने ओपनर्स कर दिया, आपने मिडल, आपने पूरी टेस्ट टीम चेंज की, सिर्फ अजहर अली को रिटेन किया। बहुत अच्छी किया उनकी, किसी से अल्लाह उनके दोस्तों को जो है बरकत, उनमें बरकत, दोस्तियों में बरकत। ठीक हो गया। ओके थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद एंड हैव अ नाइस ट्रिप। सुबह सुबह अपनी ट्रिप के ऊपर हमें ज्वाइन किया, ये सबसे अच्छी बात थी। अब्दुल माजिद अवान हमारे साथ मौजूद थे, रावलपिंडी टेस्ट के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। आप कुछ कहना चाहिए? लक फेवर्स द ब्रेव, सिंपली कल इससे हमने सीखा, और क्या जबरदस्त फैसले किए इंग्लैंड की टीम ने, उनको उनका रिजल्ट मिला। आप भी जिंदगी में दिलेराना फैसले करें, आपको नतीजे मिलेंगे। आप ब्रेक ले सकते हैं, ले अरबला की इजाजत से ब्रेक के बाद मिलते हैं। हम कुछ उड़ियाल की बात कर लेते हैं। आपको मालूम है बड़े सींगों वाला ये पहाड़ी बकरा है जिसे उड़ियाल कहा जाता है, इसकी ट्रॉफी हंटिंग ताखीर से करवाने और जो फीस है इसमें इजाफे की वजह से जो शिकारी हैं उनको हंटिंग में मुश्किलात पैदा हो रही हैं और उनकी जो तादाद है वो भी कम हो गई। आसिफ महमूद की एक रिपोर्ट है हमारे पास, देखते हैं। उन गिने चुने जानवरों का शिकार करवाया जाता है कि जो अपनी तबई उम्र पूरी कर चुके होते हैं और उनका जिस्म और वज़न और उनके सींग और उनकी जिसामत जो है वो काम में लाई जाती है कि उसको काम में ला कर तो शिकारियों की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए उनको हम ऑफ़र करें। ट्रॉफी हंटिंग के लिए परमिट की नीलामी 8 दिसंबर को होगी, जबकि 15 दिसंबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक शिकार की इजाज़त होगी।
पंजाब वाइल्ड लाइफ ने गुज़श्ता साल की निस्बत इस ट्रॉफी हंटिंग की रिजर्व प्राइस $18,000 से बढ़ाकर $25,000 कर दी है। दूसरी तरफ माहिरीन का ख्याल है गैर कानूनी शिकार और महकमे की अदम दिलचस्पी की वजह से पहाड़ी बकरों की तादाद तेजी से कम हो रही है। ये जो हंट सेल होते हैं ये मोस्टली सेल होते हैं SCI के कन्वेंशन में जो अमेरिका में होता है, वहां पर पूरे दुनिया के आउटफिटर्स भी आते हैं और शिकारी भी आते हैं और वो अगले साल की बुकिंग करते हैं। जब वो बुकिंग हो चुकी है और उसके बाद जब प्राइस बढ़ती है तो मैं समझता हूं कि हंटर शायद उससे भी कम आएंगे और इसमें पंजाब का रेवेन्यू लॉस होगा। उड़ियाल लंबे सींगों वाले पहाड़ी बकरे की एक किस्म है जो साठ रेंज, काला चिट्टा रेंज और दुआबा के इलाके में पाया जाता है। ट्रॉफी हंटिंग से हासिल होने वाली फीस का 80% मुकामी CBOs को दिया जाता है ताकि उन इलाकों में डेवलपमेंट के साथ साथ पंजाब उड़ियाल की प्रोटेक्शन को यकीनी बनाया जा सके। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। दिलचस्प रिपोर्ट है और साथ साथ थोड़ी सी अलार्मिंग भी हमारी वाइल्ड लाइफ को लेकर, और साथ उस पर जो कवायद व ज़वाबित हैं या उसके जो बनाने वाले लोग हैं, क्या हमने राइट पर्सनस फॉर राइट जॉब इस पे रखे हुए हैं जो इसकी पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान तो इतना कीमती खित्ता है, इस सारी चीज़ को लेकर इस पर सोचने की ज़रूरत है। खैर, हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम आपके साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से का आगाज़ हुआ चाहता है और आपको जैसा कि मालूम है दिसंबर का आगाज़ है, मौसम बदल रहा है, तो इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है, कम से कम अपनी सेहत को लेकर। और ऐसे मामलात को खासतौर पे बच्चों के हवाले से एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्मॉग बहुत ज़्यादा है और स्मॉग में आप जब भी बाहर निकल रहे हैं, लाहौर में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और अपने मास्क का इस्तेमाल कर लें क्योंकि स्मॉग अभी तक ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी खुलकर तब तक ये बेहतर है। अच्छा, एक तो ये कि मास्क हम सिर्फ इससे रिलेट कर रहे थे। खैर, हमारे पास एक अपडेट आ रही है, हम इस पर और भी बात करते हैं। इस वक्त मेजर शरीफ शहीद साहब की के हवाले से एक तकरीब हो रही है, आपको बराह रास्त उसका अहवाल दिखाते हैं। निशान हैदर का एजाज़ पाने वाले मेजर शब्बीर शरीफ का आज 51वां यौम शहादत। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की जा रही है और उनका यौम शहादत है आज। इस हवाले से तकरीब भी मुनक्किद की गई है। आज उनका 51वां यौम शहादत है। उस सिलसिले में आप देख सकते हैं निशान हैदर का एजाज़ पाने वाले मेजर जनरल शब्बीर शरीफ, उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए ये उनकी मरकद है जहाँ पे फूल चढ़ाए गए हैं, हाज़िरी दी गई है और उन्हें सलाम अक़ीदत पेश किया गया है। इससे पहले हम तज़किरा कर चुके हैं आज ही के रोज़ बेहतरीन बहादरी की दास्तां रकम की मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने और उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर अता किया गया। इस तकरीब के हवाले से आपको बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें सना हुमायूं गई हैं इस्लामाबाद में सजे सकाफती लोक विरसा मेले में, और इस मेले में उन्होंने क्या देखा हमें भी दिखा रही हैं आज के सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेसो के एक और खूबसूरत सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। दिस इज सना हुमायूं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोक विरसा में, जहाँ पर सालाना कौमी मेला है और यहाँ पर सकाफत पाकिस्तान की हो रही है नुमाइंदगी। बहुत अरसे के बाद मुझे यहाँ पर लोगों की गहमा गहमी नज़र आ रही है, लोगों की पार्टिसिपेशन नज़र आ रही है, लोगों के चेहरों पे बहुत ज़्यादा खुशी नज़र आ रही है। यहाँ पर मुल्क भर के सूबे बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत की नुमाइंदगी की जा रही है। हमारे फोक डांसेस हो रहे हैं, डिफरेंट किस्म के आर्ट्स हैं, थिएटर हो रहे हैं। तो आपने रहना है मेरे साथ अपनी कौमी सकाफत के रंग देखने के लिए। मौजूद हूँ पंजाब पवेलियन में और जैसे ही पंजाब का जिक्र होता है पंजाब की मिट्टी की खुशबू आती है, सरसों का साग, मकई की रोटी और मिट्टी के बर्तन।
यहाँ पर मेरे हुनरमंद मैं कहूँगी कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हो गई है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ये पॉटरी का। तो आइए इनसे बात करते हैं और ये प्रोसेस भी देखते हैं कि ये कितना इंटरेस्टिंग और मुश्किल प्रोसेस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कितने अरसे से आप ये पॉटरी का काम कर रहे हैं? मैं 18 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से। और मिट्टी के बर्तनों की तो डिमांड मैं तो कहती हूँ कभी भी ख़त्म नहीं होती है, कम नहीं होती है, चाहे वो पानी पीने के लिए हो, इस्तेमाल करने के लिए हो। तो आज यहाँ पर जो एग्जिबिट कर रहे हैं आप, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आया? अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है माशाल्लाह। यहाँ पे हम हर साल आते हैं, लोग विरसा अदारा हमें बुलाता है सबको, हम अपना कल्चर दिखाते हैं यहाँ पे और अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स। अभी भी इस्तेमाल करते हैं लोग मिट्टी के बर्तन? क्योंकि अब तो इतनी महंगाई हो गई है, अब तो वो हो गया है, तो अभी भी लोगों को मिट्टी के बर्तन यूज़ करने के फ़वाइद का अंदाज़ा है? जी बिल्कुल, इस्तेमाल करते हैं लोग, जैसे कि मिट्टी के गिलास हो गए, चाय पीने के लिए कप हैं हमारे पास, ऐसी चीज़ें लोग लेके जाते हैं। फिर हमने टॉयज़ बनाए हैं बच्चों के, तो वो बच्चे खेलने के लिए बहुत शौक से ये चीज़ करी। मुझे याद है कि मिट्टी के बर्तनों से मैंने भी बचपन में खेला है, और जब आज मैंने ये मिट्टी के बर्तन देखे खिलौने, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैंने देखा लोग बड़े एक्साइटमेंट के साथ इसको बनाना चाहते हैं, तो कैन आई ट्राई दिस? जी बिल्कुल, आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत मुश्किल आर्ट है, देखने में लगता है बहुत आसान है, लेकिन बहुत कोशिश वाला, टेंशन और फोकस वाला काम है। और मिट्टी के बर्तनों की डिमांड मेरे ख्याल से आज भी कम नहीं हुई है। तो आपने रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि और क्या क्या हो रहा है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ KPK के खूबसूरत से केबिन में, जहाँ पर वुड आर्ट हो रहा है, और ये वुड आर्ट बड़ा अमेजिंग है। इस वुड आर्ट में पेंटिंग्स बनी हुई हैं, लोगों के पोर्ट्रेट्स बने हुए हैं, कैलीग्राफी हुई हुई है। तो मैं जानना चाहूँगी, यहाँ पर मेरे साथ आर्टिस्ट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो मुझे आपकी ये टोपी बहुत अच्छी लग रही है, जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मुल्क को, अपनी सकाफत को। और दूसरा, मुझे इस आर्ट के बारे में बताएं, ये एक बड़ा कोई डिफरेंट किस्म का मुझे आर्ट नज़र आ रहा है। जी, ये वुड आर्ट है, इसको वुड आर्ट कहते हैं। और आपने पहले देखा होगा कि वुड कार्विंग में सिंपल एक कार्विंग होती थी, अलमारियों की, खिड़कियों की, इस तरह लोग करते थे, उसमें ग्राफिक्स नहीं होते थे। तो इसमें सबसे पहले मैंने ग्राफिक्स इंट्रोड्यूस किए हैं मैंने, और पोर्ट्रेट्स। और पोर्ट्रेट का असल मसला ये है कि जिस तरह आप कैनवस के ऊपर नॉर्मल पोर्ट्रेट्स देखते हैं जो पेंटर बनाते हैं, उनके पास कलर्स होते हैं, तो वो ऑप्शन होते हैं उनके पास ना, वो कलर को डिलीट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन मैं चूंकि कार्विंग करता हूँ तो मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो मुझे लोगों का रिस्पांस बताएं, क्योंकि ये एक बड़ा एक यूनिक सा आर्ट है। लोगों का इसका क्या रिस्पांस, और इंटरनेशनल मार्केट में इसको किस तरह से सराहा? अमेजिंग, बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का, क्योंकि लोगों के लिए जिस तरह आपको भी हैरानगी हुई और लोगों को भी इसी तरह हैरानगी हो रही है जब वो देखते हैं कि जी ये तो बिल्कुल वुड के ऊपर, और वो सारी कार्विंग के हाथ इसके ऊपर फेरते हैं और देखते हैं कि ये तो बिल्कुल कार्विंग है। तो वो बहुत ज़्यादा इसको ना एक हैरानकुन तरीके से ना उसको फील करते हैं कि ये कैसे इसके ऊपर ये टोन, स्पेशली जो मिड टोन्स हैं, ये कैसे इसके ऊपर आते हैं। तो वो इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर भी जो गोरे हैं वो भी मुझे इस चीज़ में फॉलो करते हैं, वो भी ये नहीं कर सकते। सबसे पहले ये मैंने शुरू किया था। दूसरी सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि लोगों के घरों में जो बुज़ुर्गों की जो तस्वीरें होती है, फेड हो चुकी होती है, वो मुझे बेचते हैं, मैं उसको कार्व करता हूँ और वो फॉरएवर हो जाती है उनके लिए, एक यादगार चीज़ हो जाती है। एक्चुअली रिवाइवल भी है, रिवैम्पिंग भी है, और ये प्रिजर्वेशन इसकी बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। बहुत लॉन्ग लास्टिंग, बिल्कुल। हम इसको प्रिजर्वेशन इसकी इस तरह करते हैं हम इसको कि लकड़ी जो है ना, जो आपके सामने एक नॉर्मल लकड़ी होती है, रॉ जिसको कहते हैं, उस लकड़ी को लेके हम पहले ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग करने के बाद डीप कार्व करते हैं उसको, उसके बाद फर्नेस में इसको 6 से 8 घंटे तक उसको टेम्पर करते हैं। टेम्पर से ये होता है कि इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो सारा चला जाता है, अब वो दीमक के लिए कुछ भी नहीं रहता। फैंटास्टिक। और ये है हमारे मुल्क का वुड आर्ट, जो आई थिंक बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ये भी हमारे मुल्क की एक पहचान है, और इंटरनेशनल मार्केट में आई थिंक इसका रिस्पांस अब बहुत अच्छा आने वाला है। सो लुक अराउंड एंड दे हैव सम ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट्स। मौजूद हूँ बहुत ही खूबसूरत गर्ल्स के साथ जो कि डिफरेंट सकाफत की रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये कौन कौन से सूबे की या इलाके की रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महविश। कौन से सूबे को रिप्रेजेंट कर रही हो, सकाफत को? KPK की तरफ से जी, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। ये उनका कल्चरल ड्रेस है जिनसे उनकी पहचान होती है कि KPK की तरफ से हम उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, ये अपने कल्चर के बारे में बता रहे हैं उनको। अच्छा, ये द सेकंड गर्ल जो कि पग बांध के बैठी हुई है, तो आइए इनसे पूछते हैं आपका नाम? माजिदा फहमी।
कहाँ कौन से सूबे की सकाफत है? मैं हूँ तो जीबी की, लेकिन मैं आई हूँ केपीके की सकाफत को एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज वी बिलीव इन भाईचारा और डिफरेंट सकाफतों को एक्सप्लोर करना। सो पग पहना है मैंने ताकि मुझे फीलिंग आए कि केपीके के पठानों को कैसी फीलिंग आती है। अच्छा, तो ये पग जो है ये केपीके की है और वैसे यू आर फ्रॉम जीबी। ओके, और आपका नाम क्या है? शाकिरा। शाहिरा कौन से कल्चर की शाकिरा कौन से उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रही है? मैं कैलाश कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, और बेसिकली मेरा ताल्लुक भी वदी कैलाश से है। और ये जो सर के ऊपर आपने रखा है इसको क्या कहते हैं? ये कैलाश के खवातीन जो है फीमेलिस्ट, स्पेशली फीमेलिस्ट जो है यही पहनते हैं केप, कैलाशी केप जो है। मुझे तो कैलाश का कल्चर बहुत ही खूबसूरत लगा है एंड आई वांट टू ट्राई दिस। सो केपीके का खूबसूरत कल्चर रंगों से भरा हुआ, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ और अमेज हो रही हूँ कि हमारा पाकिस्तान इतना रंगों भरा है, इतना वर्सेटाइल है और इतनी वैरायटी है। तो चलिए आइए एक और पवेलियन में चलते हैं, आपको वहाँ की सैर कराते हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर पवेलियन में, और कश्मीर में आते ही मुझे अपनी मिट्टी की खुशबू आना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर कश्मीर पवेलियन में सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी है कश्मीरी चाय में, और कश्मीरी चाय से उठता हुआ वो धुआं और उसकी खुशबू और उसका जो पिंक कलर है। आइए जानते हैं कि कश्मीरी चाय का रंग ऐसा क्यों होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं देख रही हूँ कि लोग बड़े शौक से आकर यहाँ कश्मीरी चाय पी रहे हैं, तो मौसम भी का तकाजा है। और ये कश्मीरी चाय जो होती है ये पिंक क्यों होती है? असल में मैडम ये पिंक इसलिए होती है, कश्मीरी सब्ज़ चाय होती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले इसका कोड़ा निकाला जाता है, कोड़ा उसमें तकरीबन 1 घंटा लग जाता है, घंटा उसके बाद जाके इसमें दूध डाला जाता है और नमक। अक्सर कश्मीरी लोग जो है वो नमकीन चाय पसंद करते हैं, जो यहाँ के लोग हैं वो असल में इसमें चीनी मिला के जो ना पीते हैं। अक्सर यहाँ पे आपने वो दूसरा भी देखा होगा, पाउडर फॉर्म में यूज़ होता है, लेकिन ये प्योर कश्मीरी चाय, इसको कोड़ा निकाल के उसके बाद बनाया जाता है। इसमें तकरीबन 1 घंटा लगता है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध पवेलियन में, और सिंध की खुशबू आती है तो आपको अजरक का ख्याल आता है, हैदराबादी चूड़ियों का ख्याल आता है। और यहाँ पर खड्डी पर मेरे ख्याल से अजरक बन रही है या क्या बन रहा है, तो इनसे जानते हैं। ये हमारे सिंध की हुनरमंद खातून जो हैं इस वक्त बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे तो सबसे पहले ये एक्सप्लेन करें ये क्या है। मैं तो जिंदगी में पहली बार ये चीज़ देख रही हूँ, हम शहरों में रहते हैं, हमें पता ही नहीं है। क्या बना रही हैं ये जो मशीन है इसका नाम खड्डी है, और खड्डी पर मैं शाल बना रही हूँ। और ये खड्डी की शाल बना रही हैं आप? जी हाँ, पुराने ज़माने में जब पावर लूम नहीं होती थी तब से ये काम चलता आ रहा है, और मैंने अभी स्टार्ट किया है इस काम को। 4 साल हो गए हैं मुझे ये काम SRSO की तरफ से मिला है। कैसा लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है अभी भी, और वैसे भी लोग कितना इसको पसंद करते हैं? बहुत पसंद करते हैं, और जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि ये कौन सा काम है और कैसे कैसे बना रही है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो भी मुझे पसंद करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं कि कैसे, जैसे कि गाड़ी के जो होते हैं ब्रेक मारना, ये वो ऐसा ही काम। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ बड़ा मेहनत का काम है और बड़ा मुश्किल का काम है। एक धागा यहाँ से जाता है और इतने रंग आप इसमें इस्तेमाल कर रही हैं, तो कितना वक्त लगता है एक शॉल बनाने? एक शॉल बनाने में मेरे 3 दिन लग जाते हैं। और ये तो पहले जिस तरह के आप देख रही हैं कि बहुत मुश्किल काम है, हमें भी पहले ही ऐसा लगा, बहुत मुश्किल था। मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगी, और मुझे पैसे भी मिलते हैं। और मैं एक शॉल अगर मार्केट में देखा जाए तो कितने तक की मिल जाती है? ये जो है ना कम से कम 2000 की है। और ये देखिए हमारे सिंध की मेहनत कश खातून के जो 3 दिन में 2000 की शॉल बना रही हैं और इतनी मेहनत कर रही हैं। मैं तो कहती हूँ कि ये जो एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट है ये यहाँ से मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में अभी और बहुत सा पोटेंशियल है, हमारी ख़वातीन में, हमारे के जो आगे आए और इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को और बढ़ावा दें। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलोचिस्तान पवेलियन में। ये टोपी देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा, ये बलोची टोपी है और ये हैंडमेड होती है एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर बहुत सी लड़कियों ने, मैंने देखा था, पहनी हुई है। तो यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं बलोची सकाफत को। तो आइए इनसे जानते हैं। आपने बलोची चादर भी पहनी हुई है, आई कैन रिकग्नाइज इट। आपने बलोची टोपी भी पहनी हुई है और बलोची ड्रेस भी पहना हुआ है। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का बलोची सकाफत देखकर? यहाँ पे लोगों को देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और यहाँ पे लोगों के लिए शायद ये यूनिक सी चीज़ है ना, क्योंकि हम बलूचिस्तान से आए, स्पेशली कोयटा से आए, तो ये आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही है ये
सारा हमारा हैंडमेड है, हम खुद ही ये चीज़ें बनाते हैं। और इस वक्त जो मैंने बलोची गेटअप किया हुआ, ये सारा ये चादर वगैरह सारी बलोची हैंडमेड ही है। तो यहाँ पे आके इस्लामाबाद में आके हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, माशाल्लाह से लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। यहाँ पे हम भी हर साल आते हैं, लेकिन इस साल जो ये रश लगा है ना, ये माशाल्लाह से कभी पहले नहीं लगा। तो यहाँ पे लोगों को देखकर हमें खुद भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को, अलग अलग किस्म के लोग आ रहे हैं, अलग अलग प्रोविंस से, अलग अलग सूबों से आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और लोग आके खरीदारी कर रहे हैं, लोगों के लिए अमेजमेंट है, यहाँ पर लोग शॉपिंग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी खासी सेल भी हमारी निकल गई है, क्योंकि यहाँ के लोग हैंडमेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने देखा ये वाली टोपी बड़ी लड़कियों ने पहनी हुई थी, है ना? वो माशाल्लाह से हमारे शॉप से लेके गए हैं जी, यही से लेके गए। ये वाली टोपी तो मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ अपने घर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सुबह से शाम हो गई है, लेकिन लोग विरसा मेला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी हमने बहुत जल्दी जल्दी सारे पवेलियंस देखे हैं, लोगों का रश खत्म नहीं हो रहा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। शोर शराबा है, गाने हैं, नाच है। हमारे मुल्क की कौमी सकाफत इतनी रंगीन, इतनी खूबसूरत, इतनी रंगारंग है कि वाकई यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा। मुझे लगी बहुत ज़्यादा भूख, मैं जा रही हूँ सरसों का साग खाने। आपसे लूँगी इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, होगी फिर से मुलाकात। एक्सप्रेसो में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। और आपको मालूम है, हम पहले दिन से ही जब से हमने एक्सप्रेसो शुरू किया, हमारा फोकस है पाकिस्तान में टूरिज्म के ऊपर बात करना और टूरिज्म के उन एस्पेक्ट्स पे बात करना जिस पे यूजुअली बात नहीं होती है। और इस सारे मामले को जो लीड कर रहे हैं वकार मलिक साहब हैं हमारे शो के अंदर, हमारी टीम के अंदर। और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लेके आया जाए जिससे आपके लिए नए एवेन्यूज़ खुलें, आपकी सोच की नई जहतें डेवलप हों कि इन एरियाज़ में भी सोचा जा सकता है सयाहत को लेकर। जब भी हम सैरो सयाहत का सोचते हैं, हमारे माइंड में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो पहाड़ आता है। आज हम इसको एड्रेस करने जा रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, पहाड़ ही क्यों आते हैं हमारे ज़हन में। जब भी सैर करने के लिए तो चलो जी पहाड़ों पे चले, तो पहाड़ के अलावा भी बहुत सारी जगह हो सकती हैं जिसमें ये हमें वो बताएंगे जो खुद पहाड़ों में ही पाए जाते हैं। वकार मलिक साहब। वकार भाई वेलकम, कैसे हैं आप? शुक्रिया। अच्छा, वो फेसबुक की जो वॉल थी ना, वो भरी हुआ करती थी माउंटेन्स आर कॉलिंग। ये तो जब से ये एक साल हुआ ना, पेट्रोल महंगा हुआ है, तो उसके बाद ये स्टॉप पहाड़ जो है वो अब कॉल नहीं करते। सर्दियों में वैसे भी नहीं करते, ये बड़ी हैरानकुन बात है, वो गर्मियों में सिर्फ करते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो बुनियादी तौर पे अभी तक मकसद मुझे समझ आया वो टेम्परेचर में तब्दीली है। मतलब इससे बड़ी नहीं है, टेम्परेचर में या दर्जा हरारत में तब्दीली क्योंकि पहाड़ों में हो जाती है, यानी आपका गर्मियों में एक अच्छा माहौल वहाँ पे होता है या मौसम के हवाले से। तो वो एक मौसम की जो शिद्दत है उसकी ताब में लाते हुए पहाड़ों के साथ हमने एक खास फिक्सेशन डेवलप तो कर लिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये हुई कैसे है। आई थिंक एक तो टेम्परेचर वजह, दूसरा जमालियात है या हुस्न है या ये जो खूबसूरतियाँ होती हैं ना, इसकी भी इसी तरह तरबियत होती है जिस तरह हमारे मुख्तलिफ और डिसिप्लिन्स में मुख्तलिफ जगहों पे तरबियत होती है, तो इसकी भी एक तरबियत होती है। और वो तरबियत मैं अपने आप को देखूँ या ओवरऑल भी, तो हमारी जो तरबियत है वो कोई 80 या 90 की दहाई में एक ही TV चैनल था और उसी पे सरसब्ज पहाड़ों का सरसब्ज होना ये ज़रूरी था, तितलियाँ ज़रूरी थी और जुगनू ज़रूरी थे और आबशारें ज़रूरी थी और बैकग्राउंड में एक फ्लूट बजता हुआ वो ज़रूरी था। ठीक। अब ये बार बार जब आप देख रहे हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे डेफिनेशन है ये ब्यूटी, रजिस्टर हो गया, अब आप उसमें फंस गए और ये फिक्स हो गए। तो शुरू में जब पाकिस्तान में बहुत सारे टूरिस्ट जो था, जब GB की तरफ जाना शुरू हुआ, ये गिलगित बल्तिस्तान में, तो चिलास में सर पकड़ के बैठ जाता था कि ना फ्लूट है पस मंजर में, गर्मी जो है वो 40 गर्मी 43 44 है और रगेड है और ये हम किस जहन्नम में आ चुके हैं। और ये कौन सी फैंटेसी थी जिसको इमेजिन किया था? तितलियां भी नहीं है, ना कोई आबशारें हैं, ना कोई फ्लूट है। तो ये वो तरबियत है बुनियादी तौर पे जो हमारी, क्योंकि उस वक्त हो गई थी तो फिक्सेशन उसमें है। इसमें ऑफ कोर्स राइटर्स का बड़ा काम होता है, तार साहब का बड़ा काम है इस हवाले से स्पेशली कि उन्होंने ब्यूटी की बहुत सारी जहतें जो हैं हमें उस तरफ की भी बताई हैं। दूसरा ये है कि इमरान भाई मुझे ऐसा लगता है जैसे थर है, जिस तरीके से बहुत सारी पाकिस्तान में जगह, पाकिस्तान जब भी मेरे ज़हन में आता है तो मेरे ज़हन में आर्कियोलॉजी आती है, पता नहीं क्यों ऐसी फिक्स हूँ, क्योंकि 5-7 हज़ार साल पुरानी तहजीब है, तो अभी उसकी तरबियत भी होना बाकी है कि किसी भी जगह पर जाके आप लुत्फ़अंदोज़ कैसे होते हैं। यानी अगर अभी तक वो अमूमन हम कहते हैं ना कि अभी तक हम पिकनिक मोड में है, चल रहे हैं अभी तक, तो पिकनिक मोड से टूरिज्म का मोड जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट है। अब टूरिज्म मोड क्या आ जाता है,
मसलन अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है ये जो अभी आपने अभी तक हम इवन जो हमारे जो टूरिस्ट है जो इवन गिलगित बल्तिस्तान तक भी जा रहा है तो वो भी अभी तक पिकनिक मोड में है, यानी वो होटल से बाहर नहीं निकलता, वो किसी जगह दरी बिठा के वहाँ पे खाना वाना खाना चाहता है दरिया के किनारे, लेकिन वो लोगों से नहीं मिल रहा, डोमेस्टिक लोगों से नहीं मिल रहा, वहाँ पे उनके साथ से आशनाई हासिल नहीं कर रहा, तासुब कम नहीं कर रहा और जहानत हासिल नहीं कर रहा। वो टूरिज्म तो एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। गर्मियों का भी इसी तरह है। मुझे ऐसे लगता है जैसे देखिए पाकिस्तान के अंदर 6-7-8 महीने गर्मी होती हैं और सर्दियाँ जो हैं उनका टेन्योर तो कम होता है, जो भी विंटर जो है अमूमन तौर पे डेथ की या एक अलामत समझा जाता है, विंटर इज कमिंग। लेकिन दूसरी तरफ जो समर है उसमें जब कॉम्पलें फूटती हैं, उसमें आपकी सारी फूल खिलते हैं, सारी जिंदगी का जो मज़र है या खूबसूरती है वो तो समर है। हमारे यहाँ शायर जो है ये जिसने तरबियत करनी थी हमारे हुस्न की या हुस्न की मदद सराई की, वो कहीं भूल गया गर्मियों का, सर्दियों को हालांकि सबसे ज्यादा गर्मी है। हाँ। उसने बरसात की मदद की, हाँ। उसने सर्दियों की दिसंबर आ रहा है और उसने बाहर की भी की, आपको खिज़ां की भी की। लेकिन गर्मियां जो कि हमारा सबसे ज्यादा तवील मौसम है वो गर्मियों की मदद करना भूल गया, उससे हमारी तरबियत में कमी रहेगी। उस गर्मियों के अंदर जब तक आप खूबसूरती नहीं ढूंढेंगे तो आपको आपके लिए सहरा फिर इरेलेवेंट हो जाता है, सॉल्ट रेंज इरेलेवेंट हो जाती है, हर जगह चाहे वो आर्कियोलॉजी का एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, मेरा जी नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा ये करने को। तो जब हमारा दिल ही नहीं करेगा तो हम कैसे डेवलप करें इसको? जब हमें राहत का एहसास ही उस एस्पेक्ट में होगा जिसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, और जाहिर बात है वो हमारी तरबियत भी वही है, फिर हमने कंफर्ट जोन अपना बना भी वही लिया है और समा हमें मुयस्सर भी वही है। तो हम कैसे करेंगे फिर? लेकिन वो कंटेंट जब तक हम अपना स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे। मुझे याद है कि मैंने गिलगित बल्तिस्तान पहले देखा और तार साहब को बाद में पढ़ा, मतलब ये एक है। और मैं जब पहली दफ़ा गया तो क्या तो वो 20-21 साल उम्र होगी और तार साहब को उसके बाद पढ़ा। तो मैंने देखा कि अगर मैं तार साहब को बाद में ना पढ़ता तो मेरी तरबियत ना होनी तो होती कि गिलगित बल्तिस्तान को देखना कैसे है, थर को देखना कैसे है, इसके लिए राइटर का होना ज़रूरी है जो हमारी निसाब में शामिल हो। इसी तरह साल्ट रेंज है या फोर्ट्स हैं या आर्कियोलॉजी है या हिस्ट्री है, कटास राज, उसकी एक एक ईंट में अगर मेरी जिंदगी नजर नहीं आएगी तो मैंने क्या एंजॉय करना? मेरे लिए खंडर ही है। एग्जैक्टली। इंटरेस्ट डेवलप। ओके, हाउ इंटरेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच। और इससे हमें कुछ ये भी हिंट मिल रहा है कि यू आर गोइंग टू डू समथिंग रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी। आई होप यू डोंट वांट टू ब्रेक इट, बट आई हैव मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन अगर करने जा रहे हैं तो अच्छा है, जरूर कीजिए, जरूर। वो एस्पेक्ट भी आना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान माला माल है इस दौलत से। और वकार भाई ने जैसा कि कहा कि पाकिस्तान के नाम से आर्कियोलॉजी और तारीख जहन में आती है और दुनिया की सबसे कदीम तारीख तो हमारे पास है, तो इस पर भी हम बात करते रहेंगे। खैर, आई होप आपने एंजॉय किया सेगमेंट। ब्रेक लेते हैं।